सुबह सुबह सुरभि को चुपचाप बैठे देख रौनक ने उसे टोक दिया। किस सोच में डूबी हो? बर्थडे बॉय के लिए कोई प्लान दिमाग में चल रहा है क्या? सुरभि ने उड़ती सी नज़र उस पर डालते हुए कहा। आज बर्थडे बॉय से कुछ मांगने का मन है। नाराज ना हो तो कुछ कहूँ? एक नहीं 1000 कहो, बस उन बातों में दीदी का जिक्र नहीं होनी चाहिए। रौनक के लहजे में सहसा तलखी और ठंडापन भाप कर सुरभि हैरान हो गई। कैसे जान गया रौनक कि वह रूपाली दीदी के बारे में ही बात करने वाली है? क्या तुम उन्हें कभी नहीं माफ़ करोगे? सुरभि ने टोह लेनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। और हाँ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मम्मी के यहाँ छोड़ना है। रक्षाबंधन में मुझे मेरे मायके छोड़ने का ध्यान रहता है तुम्हें, पर आज के दिन कोई तुम्हारा भी इंतजार करता होगा, यह याद नहीं रहता? ओफो, फिर वही बात। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में दीदी का प्रवेश और जिक्र वर्जित है। उनसे जुड़ी हमारी संवेदनाएं कब की मर चुकी है। तुम्हें यह समझ में क्यों नहीं आता? सालों हो गए, ना कभी माँ ने ना पिताजी ने उनकी कोई बात की, फिर तुम क्यों इस नियम को तोड़ रही हो? तो क्या विरासत में मिले इसी नियम का पालन हमेशा किया जाएगा? हमारे बच्चे अपनी बुआ के विषय में पूछेंगे तो क्या उन्हें भी इस नियम का वास्ता दिया जाएगा? हाँ, बोल देना उनकी बुआ मर। रौनक, प्लीज़ चुप हो जाओ। सुरभि के विचलित स्वर पर उसने खुद पर नियंत्रण किया। उसकी गर्भावस्था का ध्यान करके वह मौन हो गया और अपने कमरे में चला आया। उसे खीज हो आई थी कि क्यों उसका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन पड़ गया। दीदी के प्रति नफरत सालों से खाद पानी पाकर अपनी जड़ें मजबूती से मन में जमा चुकी थी। उसे उखाड़ फेंकने के लिए आत्मबल वह कहाँ से लाए? विवाह के बाद ही उसने बड़ी बहन से जुड़े अवांछित प्रसंग सुरभि से साझा करते हुए उसे समझा दिया था कि रूपाली दीदी का इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका जिक्र करके वह पिताजी के जख्मों को कुरेदने का प्रयास ना करे। पर जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं, सुरभि गाहे बगाहे दीदी को इस घर से जोड़ने का मौका ढूंढती ही रहती है। वह क्या जाने उस अतीत की भयानकता को जिसे उसने और उसके माता पिता ने भोगा है। आज ना चाहते हुए भी अतीत के पन्ने एक एक करके फिर से खुलने लगे। कितना चाहा कि इन पन्नों को फाड़कर फेंक दे, पर जो पन्ने क्षोभ, गुस्से और बदले की मजबूत गोंद से ऐसे जुड़े हैं, वो भला फटे कैसे? अतीत के पन्ने आंखों के सामने फड़फड़ाने लगे थे। उसमें और दीदी की उम्र में लगभग 11-12 साल का अंतर था। माँ पिताजी के साथ रूपाली दीदी से भी खूब दुलार मिला। दीदी की बैंक में नौकरी लगे 2 साल हो गए थे। पिताजी ने दीदी के लिए एक लड़का ढूंढा। जब उनसे रजामंदी मांगी गई तब उन्होंने अपने ऑफिस सहकर्मी से प्रेम हो जाने की बात बताई। विजातीय लड़के से दीदी का प्रेम होना पिताजी के लिए डूब मरने वाली बात थी। भारी विरोध हुआ। मान सम्मान के लिए पिताजी ने दीदी के सामने हाथ तक जोड़े। आखिरकार दीदी ने हार मान ली और पिताजी की पसंद के लड़के से शादी करने को राजी हो गई। बारात आ गई, जयमाला भी पड़ गया। फेरों का समय आया तो दीदी 2 फेरों के बाद ही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घबरा गए। पिताजी तो दीदी को गोद में उठाकर बचे हुए फेरे दिलाने के पक्ष में थे, पर दूल्हा नहीं माना। मुंह पर पानी के छींटे दिए गए और बेहोशी में जब वह लोकेश लोकेश की टेर लगा बैठी तो माँ पिताजी को तो कांटो तो खून नहीं वाला दशा हो गई। ये लोकेश कौन है? दूल्हे के प्रश्न पर पिताजी को जैसे लकवा मार गया। कौन है भाई ये लोकेश? आसपास से सुगबुगाहट आई तो पिताजी ने दीदी को थप्पड़ मारकर होश में लाने का प्रयास किया। अर्धमूर्छित अवस्था से चेतना की ओर आती दीदी एकाएक बिलख पड़ी। ये शादी नहीं करूँगी, लोकेश मर जाएगा, मैं भी मर जाऊँगी। थकान से झूलती दीदी लंबी लंबी सांसें लेकर बड़बड़ाने लगी। बारात में आए लोगों के कान खड़े हुए
और उनके थोड़े से प्रश्नों पर पिताजी टूट गए। आंखों देखी मक्खी निगलने के लिए वर पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए। रिश्तेदारों के सामने सच्चाई के खुलने से वह अपनी मिट्टी पलीद नहीं होने देना चाहते थे। सो सच्चाई छिपाने और शादी में हुए खर्चे के मुआवजे को लेकर बारात लौट गई। रिश्तेदारों में अप्रत्याशित घटे घटनाक्रम को देखकर खासी चर्चा थी। समझदार मित्रों और हितैषियों ने पिताजी को समझाया, राजेंद्र, मौके की नजाकत समझो। लड़की जिसे चाहती है उससे ब्याहने के अलावा कोई चारा नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रूपाली दीदी भी जार जार हो रही थी और वह माँ, पिताजी और दीदी की दशा से व्यथित, रिश्तेदारों के उपहास से विचलित एक कोने में खड़ा थर थर काँप रहा था। सहसा पिताजी खड़े हुए और जोर से बोले, लोकेश को तुरंत बुलाओ। दीदी की सहेलियों की मदद से लोकेश से संपर्क साधा गया। बड़े मामा तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़े और जब लोकेश को लेकर लौटे तो वह पिताजी के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। तुम्हें अभी की अभी रूपाली से शादी करनी होगी। यह सुनते ही वहां उत्साह का संचार हुआ। मंत्र पढ़े जाने लगे तो दीदी के होठों पर कांपती, कुछ भय मिश्रित सी मुस्कान आई। माँ तो जहाँ की तहाँ ही बैठी रही। चाची, बुआ व मामी सबके सब बिना एक शब्द मुंह से निकाले शादी की रस्में निभाती रहीं। लोकेश और रूपाली के अप्रत्याशित गठबंधन की खबर लोकेश के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोग भी आधे अधूरे विवाह समारोह में शामिल हुए। अजब सा मौन पसरा था। सुबह के लोकाचार को छोड़कर सीधे विदाई की तैयारी शुरू हो गई। लोकेश का एक दोस्त टैक्सी ले आया। दीदी सबसे गले मिलकर आंगन से दरवाजे की ओर बढ़ी तो सहसा पिताजी का ऊंचा स्वर पूरे आंगन में गूंजा, ठहरो। और दीदी वहीं बुत की तरह ठहर गई। सबकी नजरें पिताजी पर जम गई। पिताजी की आंखों से आक्रोश के गोले फूट रहे थे। भाव भंगिमा सहसा विकृत सी होती चली गई। मैंने अपनी पुत्री के लिए जो भी गहने कपड़े बनवाए थे वे सब उसे सौंपने के बाद यह घोषणा करता हूँ कि आज और इसी वक्त से मेरा इसके साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। हम सब के लिए ये मर गई है। माँ और सभी रिश्तेदार स्तब्ध से पिताजी को देखने लगे। लोकेश ने दीदी का हाथ पकड़कर टैक्सी की ओर खींचा पर वह हाथ झटक कर पिताजी की ओर दौड़ी। पिताजी ने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया। विदाई में सबकी सूखी आंखों से सैलाब बह उठा। मामा, मौसी, चाचा, ताऊ सब लोकेश से रूपाली दीदी को ले जाने की गुहार लगाने लगे। माँ भी किटकिटाती हुई, तू जा, इसी वक्त चली जा, मत आना इधर कभी, कह कहकर पछाड़ खाने लगी। वो डरा सहमा मेहमानों की चिरती नज़रों से माँ को बचाता हुआ भीतर ले गया। दीदी कब गई, मेहमान कब विदा हुए, कुछ पता नहीं चला। 1.5 साल बाद दीदी अपने 3 महीने के बच्चों को लेकर आई। घर की चौखट पर रखकर माँ पिताजी से उसे कलेजे से लगा लेने की मिन्नतें की, फिर भी उनका मन नहीं पसीजा। फिर दीदी कभी नहीं आई। इस दर्द को सीने में दबाए माँ 3-4 सालों के भीतर ही चली गई। माँ से मिलने दीदी आई तो पिताजी ने फिर दुत्कारा और माँ जी के जाने की सारी भड़ास उस पर उतारी। पिताजी और माँ की दशा देखकर उसे भी दीदी से नफरत होती चली गई। वह युवा हो गया। पिताजी बीमार रहने लगे। ऐसे में गाहे बगाहे दीदी मिलने आती तो वह बाहर से ही उन्हें खदेड़ देता। धीरे धीरे दीदी ने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और वक्त के साथ ही इस अवांछित प्रसंग के इबारतें धूमिल हुई। तकरीबन 15 साल बाद दीदी के ब्याह की कटु स्मृतियों को बिना खंगाले उसका सुरभि के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। पिताजी के मन की टीस हल्की पड़ी। विवाह के 1.5-2 साल के भीतर पिताजी भी चले गए। जब इतनी टूटन किसी ने देखी हो तो भला दोषी को क्षमा कर देने वाला दिल वह कहाँ से लाए। आज सुरभि के लिए यह कहना आसान है कि जो बीत गया उसे
बिसराकर आगे बढ़ो। पर क्या ये इतने सहज है? जब माँ पिताजी बेटी को क्षमा ना कर पाए तो वह उन्हें क्षमा करके उनकी नज़रों में क्यों गुनहगार बने? उसे याद आया जब पिताजी नहीं रहे थे, तब जब दीदी आई तो सुरभि उनके सामने ढाल सी खड़ी हो गई और बोली, पिताजी की कसम उनके साथ चली गई। आप एक बेटी का अधिकार नहीं छीन सकते। वह मौके की नजाकत देख चुप रहा। दीदी पिताजी के पैरों से लिपटकर माफ़ी मांगती रही। जब पिताजी के अंतिम प्रयाण के समय वह सुरभि से बोला था, जब लौटूं तो ये इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। कहा तो उसने सुरभि से था, पर सुनाया दीदी को था। दीदी उस ये में अपने लिए घृणा देखकर काँप उठी थी। जब वह वापस लौटा तब सुरभि ने बताया, दीदी देर तक पापा के कमरे में बैठी रही, पागलों सी इस कमरे से उस कमरे में घूमती रही थी, पुरानी चीज़ों को छू छू कर देर तक देखती रही थी। कभी माँ की बक्सियाँ खोलती तो कभी पापा जी की अलमारी। ढूंढ लिया उन्होंने खुद को। कुछ हाथ लगा, क्या मिला देखकर उन्हें? उनसे जुड़ी कोई भी तो चीज़ इस घर में नहीं है। उनकी करतूत के चलते पापा ने उनसे जुड़ी एक एक चीज़ जला दी थी। शायद वह खुद को नहीं, माँ पिताजी के एहसास को महसूस करने के लिए छटपटा रही हो। माँ पिताजी ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे दी है। अब तुम्हें उन्हें इस घर में और अपने मन में जगह देनी चाहिए। सुरभि ने ठंडे स्वर में उसे जवाब दिया तो वह चिल्ला उठा, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बावजूद इसके सुरभि ने सोशल साइट के माध्यम से दीदी से संपर्क जोड़ लिया और कई मौक़ों पर वह उसे मनाने का प्रयास कर चुकी है। आज रक्षाबंधन है, भला ये मौका वह कैसे जाने देती? अच्छा उठो, अब देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। विचारों का प्रवाह सुरभि को सामने देखकर रुका, जो उसके लिए रंगीन कागज़ में लिपटा एक गिफ्ट लेकर खड़ी थी। अपने रूठे पति के हाथों में जबरन गिफ्ट थमाकर वह अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगने का श्वांग करने लगी तो उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसे सीने से लगाकर कहने लगा, राखी बांधने नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज उत्तम और अभिजीत यहाँ आ रहे हैं, रक्षाबंधन यहीं मनाएंगे और तुम्हारा बर्थडे भी। वह बोली तो रौनक मुस्कुरा दिया। सुरभि के दोनों भाई आए तो घर में रौनक हो गई। राखी बंधवाकर उन्होंने रौनक से केक कटवाया और जोशो खरोश के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब चले गए तो सुरभि ने कुछ फ़ोटो स्पेशल साइट पर डाल दी। कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। सहसा सुरभि रौनक से चिरौरी सी करती हुई बोली, सुनो, तुम्हें कसम है गुस्सा मत होना। रूपाली दीदी ने भी आज सुबह इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया है, एक बार उसे देख लो ना। अच्छा खासा दिन बीता है, क्यों उसे बिगाड़ रही हो? अपने बर्थडे पर मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? सुरभि रूठकर मोबाइल वहीं छोड़कर चली गई तो नाराज होने के बावजूद रौनक ने जाने किस भावना के वशीभूत होकर उसके मोबाइल को उठा लिया और दीदी के साथ खुद की बचपन की संयुक्त फ़ोटो देखकर चौंक गया। दीदी की गोद में नन्हा सा रौनक। यह फ़ोटो शायद दीदी की गोद में खुद की मौजूदगी की वजह से बच गई होगी। दीदी ने लंबी पोस्ट लिखी थी जिसे ना चाहते हुए भी वह पढ़ता चला गया। एक बार, दो बार और फिर बार बार उस पोस्ट को पढ़ता, मानो कोई सवाल हो जिसे हल करने के प्रयास में प्रश्न बार बार पढ़ रहा हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। दीदी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा था, उस दिन माँ के पेट में दर्द हुआ, पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए। जब वह वापस आए तो पड़ोस वाली आंटी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? पिताजी बोले, लड़का, और घर के भीतर चले गए। कितने बुद्धू हुआ करते थे हम, जो अंत तक नहीं भाप पाते थे कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। 11 साल की उम्र में माँ की गर्भावस्था को ना पहचानना मुश्किल था या वाकई
हम आज की तुलना में डम्ब हुआ करते थे। रौनक की आंखों में जाने कहाँ से बदली सी छा गई। वह पढ़ रहा था। पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे जब पूछा कि अपने छोटे भाई से मिलोगी तो भेंट में क्या दोगी, तो मेरी चिंता बढ़ गई। माँ के ऊन वाले झोले से थोड़ी ऊन ले आई, आंटी जी के फंदे डलवाए और भाई के लिए स्वेटर बुनना आरंभ किया। सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता था, ना घटाना आता था ना बढ़ाना। फिर भी जुनून था कि स्वेटर बुनना है। पड़ोस वाली आंटी की मदद से हाफ स्वेटर तैयार करके ही अस्पताल गई। मेरा नन्हा मुन्ना भाई माँ के आंचल तले मज़े से सो रहा था। माँ ने मेरे हाथ में हाफ स्वेटर देखा तो हैरान हो गई। इत्तेफाक से उस दिन बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम में ठंडक थी। माँ स्वेटर पहनाते समय भावुक हो गई थी। वो नन्हा स्वेटर मैंने बुना है, इस बात का उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे भी कहाँ विश्वास हुआ कि मैंने बुना है। उस स्वेटर को देखकर खुद पर हंसी आती है। माँ, बुआ और मौसी भी मेरा बुना स्वेटर देखकर खूब हंसती थी। सच तो ये था कि जो मैंने बुना वह स्वेटर तो कतई नहीं था, वो तो रिश्ता था जिसे रातों रात बुन गई थी मैं। आज मैं भी ये किस्सा साझा करते हुए माँ की तरह भावुक हो रही हूँ और ईश्वर से दुआ मांगती हूँ कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे। उधर यादें बरस रही थी और इधर रौनक की आंखें जब रुलाई सिसकियों में बदल गई तो सुरभि, जो शायद दरवाजे के पीछे से उसके हाव भाव का जायजा ले रही थी, वह दौड़ी चली आई। उसकी हालत देखकर वह भी रो पड़ी और बोली, बड़ा शुभ दिन है आज। भाई बहन के रिश्ते को दोबारा जन्म लेने दो। ये फोटो और ये स्वेटर दीदी मुझसे पूछ कर ले गई थी। कब? जिस दिन पापा नहीं रहे थे। रौनक अपनी भावुकता पर काबू पा चुका था। सुरभि ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, फोन करो दीदी को, कह दो हम आ रहे हैं। वह अभी भी हिचक से भरा सुने में ताक रहा था। लो ना, एक बार बात करके तो देखो। मुझसे नहीं होगा, रौनक ने कहा तो सुरभि के चेहरे पर जली आशा की किरण बुझ गई। सीधे जाएंगे, रास्ते में रसमलाई ले लेना, दीदी को बहुत पसंद है। बाकी तो किसी की पसंद नापसंद का पता नहीं। सुरभि से आंखें चुराते हुए रौनक सहसा बोला तो वह रौनक को लव यू कहते हुए उसे लिपट गई और यह सोचकर खुद को तैयार करने लगी कि जब टूटी कड़ियाँ जुड़ेगी, मन में जमा बहुत कुछ पिघलेगा। ठंडे पड़े रिश्तों में ज्वार भाटे आएंगे, तब उसे ही सबको संभालना होगा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।